तो हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय चल रही है एग्ज़ाम, और लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो इतनी जल्दी कवर अप नहीं हो पाएगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम कवर करें। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में बॉटनी को जो है मेजर सब्जेक्ट बनाया है। तो उनका जो मेजर फर्स्ट पेपर है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का, उसमें जो उनकी सेकंड यूनिट है, आज के इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड यूनिट में आखिर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम शॉर्ट में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने की, और आप उसको जो है एक तरीके से समझ लें सारी ये जो यूनिट्स हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा वेस्कुलर कैम्बियम को, कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ना है। संवहनी एधा, संवहनी एधा क्या होता है, इसके जो है आपको इसकी संरचना और इसके जो है जो फंक्शंस हैं, इसके जो कार्य हैं, वो उसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है जड़ में और तने में, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट रहेगा उसमें आपको पढ़ना रहेगा अनुकूली और सुरक्षात्मक प्रणालियां एवं संवहन पूल के प्रकार, मतलब कि एडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा जनरल अकाउंट ऑफ एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स। तो मतलब कि हाइड्रोफाइट और ज़ेरोफाइट्स में आपको किस तरीके से जो है अनुकूलन होता है, उसके बारे में जो है पढ़ना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है या संवहनी एधा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो अपना फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये जो कैम्बियम रहता है, ये क्या काम कराता है, ये ही सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, जब वो पेड़ बनने लगता है, तो धीरे धीरे उसका जो तना है, उसकी जो जड़ें हैं और उसका जो तना है, ये कितने ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। आपने देखा है कि तना कितना मोटा हो जाता है। तो वो काय की वजह से होता है, वो होता है काय की वजह से, सेकेंडरी ग्रोथ की। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है कौन कराता है, कैम्बियम कराता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई स्टूडेंट्स। तो हम एक जनरल अगर बात करें कि वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पूछा जाए, संवहनी एधा या कैम्बियम के बारे में, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का पार्श्व विभज्योतक ऊतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसकी सक्रियता से द्वितीयक संवहनी ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है तथा जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक का काम क्या रहता है, ये हम जानते हैं कि विभज्योतक ऊतक जो रहता है वो कंटिन्यूसली डिवीजन कराता है और पौधे की साइज को बढ़ाता है, चाहे वो लंबाई की बात हो चाहे चौड़ाई की बात हो। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन, वेस्कुलर कैम्बियम या संवहनी एधा की बात कर रहे हैं। तो संवहनी एधा क्या हो गया, एक प्रकार का पार्श्व विभज्योतक ऊतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, जो कि क्या काम करता है, जिसकी सक्रियता से जो सेकेंडरी जो वेस्कुलर जो टिश्यू रहते हैं, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, द्वितीयक संवहनी ऊतक कौन से होते हैं, जैसे कि संवहनी ऊतक हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और द्वितीयक संवहनी ऊतक मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम, जो कि जब वो तना चौड़ा होने लगता है तो वहाँ पे द्वितीयक वृद्धि होती है, तो डबल से वृद्धि होती है। तो उसमें क्या होता है, अपने जाइलम और फ्लोएम जो है डबल से जो है वृद्धि करने लगते हैं या उनका निर्माण होने लगता है, तथा जड़ तने की जो मोटाई है वो भी बड़ी हो जाती है। ये सदैव कोशिकाओं के एक सतत परत के रूप में पाया जाता है। ये परत के तौर पर रहता है, कैम्बियम जो रहता है एक परत के तौर पर रहता है, और ये प्रारंभिक कोशिकाओं की एक परत बना होता है, जिसमें विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर व बाहर की ओर नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो मतलब कि जो कैम्बियम रहता है, इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
फिर जाइलम और फ्लोएम में विभेदन से पूर्व इससे व्युत्पन्न कोशिकाओं एधा तथा अथवा कैम्बियम की कोशिकाएं प्रतीत होती है, जिसके कारण बहुत सारी जो लेयर्स जो रहती है वो अपने को देखने को मिलती है। फिर एक बीजपत्री जो पौधे रहते हैं उनकी जड़ें और तनों में कैम्बियम का अभाव होता है। मतलब कि एक बीजपत्री का एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ, एक बीजपत्री जैसे कि मक्का, इसमें जो है कैम्बियम का जो है अभाव होता है। पर जो द्विबीजपत्री जो जड़ें रहती है उनकी प्रारंभिक अवस्था में एधा का अभाव होता है, लेकिन द्वितीयक वृद्धि की क्रिया शुरू होने के पूर्व ही इनका निर्माण हो जाता है। तो एधा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि कराना। और द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जो चौड़ाई होती है पेड़ की और जो मतलब उसका तना और जड़ें जो मोटे होते हैं वो काय की वजह से होते हैं, द्वितीयक वृद्धि की वजह से होते हैं। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कैम्बियम की, तो कैम्बियम का मैं एक आपको डायग्राम बता देता हूँ कि ये किस तरीके का होता है। लगभग इस आकृति का होता है, ये वाली आकृति का होता है। और संवहन एधा जो है ये विभज्योतक कोशिकाओं का एक सतत परत का बना होता है। मतलब कि इसमें कंटिन्यूसली जो है कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। और विभज्योतक कोशिका के विपरीत एधा की कोशिकाएं जो है इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट, रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। और इसके जो केंद्रक रहते हैं, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा रहता है, वो आकार में बड़ा होता है। और साथ में इसमें जो है अपने को संलग्न एधा कोशिकाओं के मध्य जो मतलब कि दो कैम्बियम जब एक दूसरे से संलग्न रहते हैं तो वहां पे अपने को प्लाज्मोडेस्माटा भी देखने को मिलता है। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये क्या काम करता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी लेयर को बनाने का कार्य करता है। तो ये तो हुई बात काय की, ये तो हुई बात इसके स्ट्रक्चर की। अब इसके फंक्शन की बात करें, अगर कैम्बियम के फंक्शन की बात करें, संवर्णी एधा के फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका फंक्शन कि कैम्बियम जो है भीतर की ओर जाइलम तथा बाहर की ओर फ्लोएम को काटता है। तो मतलब कि क्या करता है कि अंदर की साइड, तो ये जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये अंदर की ओर जो ये जाइलम रहता है इसको काटने का काम करता है। और बाहर की ओर ये जो फ्लोएम देखने को मिल रहा है, ये फ्लोएम जो देखने को मिल रहा है इसको काटने का कार्य करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि एक पुत्री कोशिका प्रविभाज्य होती है तथा दूसरी पुत्री कोशिका जाइलम मृत कोशिका अथवा फ्लोएम मृत कोशिका बन जाती है। तो मतलब कि एक तरफ तो जाइलम जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और दूसरी तरफ की जो रहती है वो अपने आप ही मृत कोशिकाएं हो जाती है, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो। सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, केवल थोड़े समय के लिए केवल एक प्रकार का ऊतक बनता है। कैम्बियम से ही पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है जिसके द्वारा वृक्ष अधिक मजबूत हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं और साथ में संवहन ऊतक भी बनते हैं। इसके द्वारा जो यांत्रिक शक्ति भी पौधे को मिलती है और संवहन ऊतक भी जो है इसी के द्वारा बनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ जो रहती है किसी भी पौधे में कैसे होती है, तो मतलब कि उसमें जो कैम्बियम रहता है वही उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो अब तो अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे कि कैसे जो है अलग अलग अवस्थाएं आती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये एक डायग्राम है, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। तो मतलब कि अलग अलग अवस्थाएं कैसे, मतलब कि जो द्विबीजपत्री जो पौधा है, मान लो कि उसमें वो उसका जो तना जब वो वृक्ष बनने लगता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ इसमें लास्ट में जब पूरा स्ट्रक्चर जब तैयार होता है, उसकी जो पूरा का पूरा जो पूरा तना जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है इस वाले डायग्राम को देख करके हम उसका पता लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि देखिए ये पूरी तरीके से एक डेवलप्ड जो है स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रही है कि कैम्बियम की रिंग वगैरह जो है वो किस तरीके से बनती है और किस तरीके से जो है
द्वितीयक वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे अपने को बता रखा है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी जो जाइलम बनता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला तो हो गया आपका प्राइमरी जाइलम हो गया, और ये हो गया आपका प्राइमरी फ्लोएम। तो जैसे कि यहाँ पे ये जाइलम था और ये फ्लोएम था, बीच में जो क्या था, ये एक कैम्बियम की रिंग थी। तो वही चीज यहाँ पे जाकर के क्या हुआ, ये इतनी सारी चीजें जो है विभाजित हो गई। तो कैसे हुई कि ये तो हो गया आपका प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बाद में फिर ये जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इन अलग अलग ईयर्स में जो है क्या हुआ, सेकेंडरी जाइलम बना। तो ये पहले पहले ये पहला सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये थर्ड सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक वृद्धि वाला जाइलम बना। उसके बाद में बीच में अपने को क्या देखने को मिल रही है, ये कैम्बियम की एक रिंग देखने को मिल रही है। उसी तरीके से जैसे कि अपने ये यहाँ पे अपने प्राइमरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का ये जो सेकेंडरी जाइलम बना था, उसी तरीके से यहाँ पे अपने को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का अलग अलग जो है यहाँ पे क्या बना, अपने को सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिला। मतलब कि जाइलम था, प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम के आसपास क्या बना, अपने को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सेकेंडरी जाइलम बना। फिर क्या था, कैम्बियम था। फिर कैम्बियम के बाद में फिर क्या था, यहाँ पे प्राइमरी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का क्या बना, फ्लोएम बना। और उस फ्लोएम के बाद में क्या बना, यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो बना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है एक परिपक्व अपने को काय की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो है द्वितीयक वृद्धि के बाद में जो स्टेम रहती है, जो तना रहता है, वो कैसे जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे बढ़ के, तो आपने एक होता है हार्टवुड और एक होता है सेपवुड, रस काष्ठ और अंता काष्ठ। अब रस काष्ठ और अंता काष्ठ क्या होता है, तो काष्ठ क्या होता है, काष्ठ मतलब होता है वुड। तो वुड और काष्ठ मतलब कि हिंदी में अपन उसको काष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में उसको वुड कहते हैं। अब रस काष्ठ और अंता काष्ठ, इन दो में क्या अंतर रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप बना द्वितीयक जाइलम बहुत क्रियाशील होता है, जिसके जो ट्रैकेडल कोशिकाओं द्वारा पानी विभिन्न भागों में जाता है, तथा जाइलम की जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं रहती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक भोज्य पदार्थ एकत्रित रहता है। अब क्या हुआ कि द्वितीयक जाइलम के अवयव विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। प्रथम प्रारंभ में जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है तो अपना कार्य तेजी से करने लगती है, किंतु धीरे धीरे वो अपना कार्य करना बंद कर देती है। जब तक जाइलम की कोशिकाएं जीवित रहती है तथा संवहन करती है तो ये रस काष्ठ कहलाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो रस काष्ठ कहलाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि हैरिस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जब जाइलम की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंता काष्ठ या हार्टवुड कह देते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये देखो ये वाला जो डायग्राम है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये एक तना है। जब अपन ने पेड़ को काटा तो उस तने में हमको जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रस काष्ठ और अंता काष्ठ क्या होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ बीच में तो क्या रहता है, ये बीच की जो पुरानी जो पुराना वाला जो हिस्सा रहता है, ये होता है इसका हार्टवुड, और बाहर वाला जो ये हिस्सा रहता है लकड़ी का, इसको कहते हैं अपन सेपवुड। रस काष्ठ जो रहता है वो बाहर रहता है और अंता काष्ठ जो रहता है वो अंदर रहता है। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जाइलम का केंद्रीय भाग जो है वो अंता काष्ठ कहलाता है या डुरामेन भी कहलाता है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा रहता है ये क्या कहलाता है, डुरामेन भी कहते हैं इसको, या हार्टवुड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जाइलम के इस भाग को, वो इसलिए कहते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाता है, एक तो रंग गहरा हो जाता है और ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और क्या होता है कि ये लास्ट में क्या होता है कि पहले तो यहाँ की जो जाइलम की कोशिकाएं जो थी पहले तो काम करती थी बहुत ज्यादा, मतलब जो है संवहन का काम करती थी, पर क्या होता है कि ये जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो फिर ये क्या है, ये काम करना बंद हो जाती है
और ये कैसी हो जाती है, ये हार्टवुड कहलाती है, और बाहर वाली जो है सेपवुड कहलाती है। ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये काम करती रहती है, ये कंटिन्यूसली संवहन का काम करती रहती है। और ये जो हार्टवुड जो रहता है ये क्या काम करता है, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है और इसका कलर भी अलग होता है, और इसको ड्यूरामेन भी हम कहते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको मेन चीजें उसके बारे में बताई है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि आपका जो है एक ये टॉपिक है जैसे कि अडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ जो है वेस्कुलर बंडल्स। तो ये इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम मतलब कि अनुकूली और सुरक्षात्मक प्रणाली एवं संवहन पूल के प्रकार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अलग अलग जो मोनोकोट डाइकोट प्लांट जो रहते हैं उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ डायग्राम्स में समझाया था कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे कि ये है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक जड़ की आंतरिक संरचना है। इसी तरीके से जो है एक तने की आंतरिक संरचना है, जैसे कि ये तने की, ये भी जड़ की है और तने की भी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये तना है, ठीक है। अब इस तने में देखिए कि जो बाहर बीच में तो क्या होता है, सबसे बीच में क्या होता है, पीथ रहता है, उसके बाद में जाइलम फ्लोएम वगैरह रहते हैं, कैम्बियम रहता है, और सबसे कोने पे जो ये वाली जो बाहर की जो लेयर रहती है पूरी तरीके से, जैसे पूरा पेड़ का तना है उसके बाहर वाली लेयर रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं या एपिब्लेमा कहते हैं। उसके बाद में फिर अपने को कुछ कोर्टेक्स वाला रीजन देखने को मिलता है, फिर एंडोडर्मिस वाला पार्ट आता है। एंडोडर्मिस के अंदर जो है ये फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे सुरक्षात्मक और अनुकूली प्रणालियों के बारे में बात करी जा रही है। तो सुरक्षात्मक तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला जो टिश्यू रहता है वो कौन सा रहता है, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू मतलब कि ये जो सबसे बाहर, ये जैसे लिखा है यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा है, तो ये जो है ये सबसे बाहर रहता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है उस एरिया को, तो उसको टूटने से रोकता है। और जो एपिडर्मल टिश्यू रहता है उसके ऊपर जो है क्यूटिकल का कवर भी रहता है कई बार, और उसमें जो है अपने को अलग अलग रोम हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो दूसरा चीज जो इसमें आपको बोला है, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो अब टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल क्या होता है, तो पहली बात तो आपसे अगर पूछा जाता है प्रोटेक्टिव सिस्टम की, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम में तो आपने एपिडर्मिस बता दिया कि भाई एपिडर्मिस क्या रहता है, ये पौधे के विभिन्न आंतरिक भागों को टूटने से रक्षा करता है। और क्यूटिकल और जो रोम रहते हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर बारीक बारीक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रहती है, तो वो क्या करते हैं, वो बाष्पोत्सर्जन की दर को जो है कम करते हैं। और मूल रोम जो रहते हैं वो जल और खनिज जो विलय रहते हैं उनका अवशोषण का कार्य करते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, पानी का अब्सॉर्प्शन करते हैं और खनिज तत्वों का भी अब्सॉर्प्शन करने का काम करते हैं। और बाह्य त्वचा पर उपस्थित जो रंध्र रहते हैं उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय भी होता है। तो मतलब एपिडर्मल टिश्यू जो रहता है, मतलब कि बाह्य त्वचा जो रहती है वो कितने कितने काम करती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि सुरक्षात्मक प्रणाली के बारे में बताइए या प्रोटेक्टिव सिस्टम के बारे में, तो आप एपिडर्मिस के बारे में बता सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है पूरी कोशिका को। उसके बाद में आपका था टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल क्या होता है, देखिए वेस्कुलर बंडल हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल तो कहते हैं, पर ये जो है कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कि जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं
इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियाई में एक दूसरे से एकांतर करते हुए पाए जाते हैं, मतलब कि रेडियल प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा है? रेडियल प्रकार। तो रेडियल प्रकार में जो है देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम फ्लोएम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो रेडियल होता है, एक होता है कॉन्जॉइंट, और एक होता है आपका कॉन्सेंट्रिक, मतलब कि आर्य संयुक्त और सकेंद्री। आर्य संयुक्त और सकेंद्री। तो आर्य कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है आर्य में? तो इसमें रेडियल में ये होता है, ये देखिए, ये रेडियल का टाइप है कि इसमें क्या हो रहा है कि जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक। उसके बाद में संयुक्त, मतलब कि कॉन्जॉइंट। तो संयुक्त जो रहते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोलेट्रल और एक होता है बाई कोलेट्रल। तो अब देखिए, कोलेट्रल पे जो रहता है, कोलेट्रल दो प्रकार का होता है, एक क्लोज टाइप का रहता है, एक ओपन टाइप का रहता है। तो क्लोज में क्या होता है कि एक तरफ तो क्या रहता है, फ्लोएम रहता है, और एक तरफ क्या रहता है, जाइलम रहता है। और जो ओपन टाइप का रहता है, उस ओपन टाइप में क्या होता है कि एक तरफ तो अपने को फ्लोएम देखने को मिलता है, एक तरफ जाइलम देखने को मिलता है, और बीच में कैम्बियम की एक रिंग भी देखने को, या एधा की एक रिंग भी देखने को मिलती है। तो देखिए, आपसे टाइप्स पूछे जाएं अगर वेस्कुलर बंडल्स के संबंध पुलों के प्रकार पूछे जाए, तो पहला तो हो गया आर्य रेडियल। तो रेडियल में तो आप कह देंगे कि एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, ऐसे जो है एक दूसरे के एकांतर तौर पर पाए जाते हैं, अल्टरनेट पाए जाते हैं। फिर आपसे दूसरा जो प्रकार है वो होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट होता है दो प्रकार का, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल जो रहता है वो दो प्रकार का होता है, क्लोज्ड और ओपन। तो क्लोज्ड में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों साथ में प्रेजेंट रहते हैं, ओपन में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है। और बाइकोलेटरल में क्या होता है कि बाहर की ओर भी फ्लोएम रहता है और अंदर की ओर भी फ्लोएम रहता है, और दोनों के बीच में क्या रहता है, जाइलम रहता है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रिंग जैसी पाई जाती है। ये रिंग काय की रहती है, ये कैम्बियम की रिंग रहती है। उसके बाद में अगला जो प्रकार का वेस्कुलर बंडल होता है वो है कॉन्सेंट्रिक टाइप का। अब ये कॉन्सेंट्रिक टाइप का जो रहता है इसको कहते हैं हिंदी में सकेंद्री। इसको क्या कहते हैं, सकेंद्री। कॉन्जॉइंट को हम कहते हैं संयुक्त। संयुक्त जो है ये दो प्रकार के हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। अब अपन कॉन्सेंट्रिक की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि सकेंद्र की। तो सकेंद्रिक में क्या हो रहा है कि इसमें हमको ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एम्फीवेसल और एक होता है एम्फीक्राइबल। अब एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल में क्या अंतर है? एम्फीवेसल में क्या होता है कि फ्लोएम अंदर होता है और जाइलम बाहर होता है, और एम्फीक्राइबल में क्या होता है कि जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है। तो ये डायग्राम को आप अच्छे से देख लें स्टूडेंट्स, और इसको जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला पार्ट जो है वो अडेप्टेशन के बारे में है कि हाइड्रोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स में कैसे अडेप्टेशन होता है। तो ये ज़्यादा आप इतना मतलब कठिन पार्ट नहीं है, इसके आपको कुछ पॉइंट्स बस याद रखने पड़ेंगे कि जैसे कि ज़ेरोफाइटिक क्या होता है और हाइड्रोफाइटिक क्या होता है। तो मतलब कि जलोद्भिद और मरुद्भिद। तो जलोद्भिद पौधों में क्या क्वालिटी रहती है जिसकी वजह से वो पौधों में जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ये जो है इनमें क्या रहता है कि विशिष्ट लक्षण की अगर बात करें तो जलीय प्रकृति के कारण ये छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं, जिससे ऊतक के उप ऑप्टिमल वायु संचार होता है। इसलिए सभी जलोद्भिद पौधों की आंतरिक रचना में अंतराकोश की अवकाश पाए जाते हैं जो हवा से भरे हुए रहते हैं। मतलब कि इन पौधों में क्या होता है, जो पानी में रहते हैं इनमें एयर भरी रहती है इन पौधों में, तो वो क्या है, वो आराम से पानी में जो है तैरते रहते हैं। इनमें मूल तंत्र बहुत कम विकसित होता है, या ये मूल प्रायः पौधों की अपेक्षा बहुत छोटी और शाखा रहित होती है। उसके बाद में इनकी बाह्य त्वचा में प्रायः क्यूटिकल नहीं होता है। स्टोमेटा जल निमग्न अंगों में अनुपस्थित होते हैं, और यदि होते हैं तो कार्यहीन होते हैं। फिर यांत्रिक ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं, और या पूर्ण इनमें अभाव होता है, और द्वितीयक वृद्धि नहीं होती इनमें, और संवहन ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं।
किनकी बात कर रहा था मैं अभी आपसे? मैं जलोद्भिद वाले पौधों की बात कर रहा था। इसका एग्जाम्पल जैसे हाइड्रिला वगैरह है। तो ये इतना टफ वाला पार्ट नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक जनरल अगर आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ज़ेरोफाइटिक क्या होता है? ज़ेरोफाइटिक मतलब कि मरुद्भिद जो पौधे हैं उनकी अगर बात की जाए तो मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं? मतलब कि ये आपको ज़ेरोफाइटिक या आपको डेसर्ट वाले इलाके में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। इनके विशिष्ट लक्षण ये होते हैं कि ये जल संग्रहण करने की क्षमता होती है इनमें। इनकी पत्तियां जो है वो आकार में बहुत छोटी होती है या कांटे में बदल जाती है। इन पौधों के शरीर पर बहुत कांटे वगैरह अपने को देखने को मिलती है और जड़ें जो है बहुत गहराई तक भूमि में पानी ग्रहण करने के लिए प्रवेश करती है। मूल रोम भी अच्छे से विकसित रहते हैं इनमें और पौधों के अंगों में स्क्लेरेनकाइमा पूर्ण विकसित होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इसमें पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम वाली भांति उपस्थित होते हैं। ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स की मैं आपको बात कर रहा था। इसका जैसे कैक्टस वगैरह जो है इसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड यूनिट वाला पार्ट। इसमें से मैंने कोशिश की है कि आपको मेन टॉपिक्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया है इतने कम समय में जितना मैं कर पाया हूं वो मैंने प्रयास किया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स और समझने हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो के लिए मैं जल्दी ही अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा दूसरा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।